बच्चों, आई एम वंस अगेन बैक विद समथिंग न्यू, द न्यू एपिसोड ऑफ फिजिक्स। आप सब लोगों को यूजी ऑफिशियल पोर्टल के अंदर खुशामदीद। उम्मीद है कि आपका एक दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। जो पिछला गैप था हमारा, चैप्टर नंबर 3 हैज़ बीन कम्प्लीटेड। चैप्टर नंबर 3 की थॉरो डिस्कशन हो चुकी है। चैप्टर नंबर 3 को हमने थॉरोली पढ़ा, उसमें से जो पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते थे हमने वो भी देखे, हमने न्यूमेरिकल्स भी कर लिए, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी कर लिए, और अगर कहीं पर उसके छोटे मोटे एमसीक्यूज बन सकते थे मैंने वो भी बताया। इसके अलावा अगर एमसीक्यूज बनेंगे तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स में से होंगे जो कॉन्सेप्ट्स हम शेयर कर चुके हैं। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स देयर इज़ नथिंग लेफ्ट ऑफ थर्ड चैप्टर विच इज़ अनडिस्कस्ड। इन उर्दू में तर्जुमा कर देता हूँ कि चैप्टर नंबर 3 का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं बचा जिसे हमने डिस्कस ना किया हो। Everything has been discussed. Alhamdulillah. Now we have to discuss chapter number 4. Chapter number 4 फिर से बहुत अहमियत का हामिल है। Chapter number 4 is regarding work and energy. अहमियत का हामिल भी है और आसान भी है, क्योंकि सेम वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप 9th में पढ़ चुके हैं। जैसे आपने चैप्टर नंबर 3 में देखा कि मोमेंटम, इनर्शिया, न्यूटन के लॉज, इक्वेशन ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वैसे ही थे जो आप चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में 9th क्लास में पढ़ चुके थे। अब वर्क और एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, वर्क और एनर्जी का एक चैप्टर आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, वैसे ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हैं। वर्क को डिफाइन करेंगे हम, एनर्जी को डिफाइन करेंगे, व्हाट इज मेंट बाय काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज मेंट बाय पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को पढ़ेंगे, वर्क एग्जाम, वर्क कैलकुलेट करने के तरीके पढ़ेंगे, वर्क की मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ेंगे। यानी कि हमारा सरफेस नॉलेज, हमारा बेसिक नॉलेज 9th वाला इस्तेमाल होगा। उस बेसिक नॉलेज पे खड़े होते हुए चंद और नए कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करेंगे। चीज़ें बहुत सिंपल सी हैं, आपकी तवज्जो, आपका कोऑपरेट दरकार है। ये सारी तकरीर शुरू में इसलिए करता हूँ कि आपको पता चल सके कि इस चैप्टर में आपने क्या करना है। तो जो करना है इंतहाई सिंपल करना है, तवज्जो के साथ करना है, कोऑपरेशन के साथ करना है, कोई लेक्चर मिस नहीं करना। हम घर में मौजूद हैं, अगर आप ऑन द टाइम लेक्चर नहीं देख सकते, सुबह देख लें, शाम देख लें, एक दिन का टाइम आपके पास होता है, उसके बाद लेक्चर रिमूव हो जाता है। उसके रिमूव होने से पहले आप देख लें, उसको ज़रूर देखें ताकि मिस ना हो। एक कड़ी, चेन में एक कड़ी आपकी स्किप ना हो जाए। ले जी, इस चैप्टर के ऊपर आते हैं। द चैप्टर इज चैप्टर नंबर 4, वर्क एंड एनर्जी। दिस चैप्टर हैज़ वंस अगेन 2 पार्ट्स। अभी तक हमने जितने चैप्टर्स किए तमाम के 2-2 हिस्से थे। चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, उसके 2 हिस्से थे, वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। वेक्टर का हिस्सा शुरू में पढ़ा, इक्विलिब्रियम का हिस्सा बाद में पढ़ा। फिर चैप्टर नंबर 3 में आए मोशन एंड फोर्स। मोशन का हिस्सा शुरू में पढ़ा, व्हाट इज़ वेलोसिटी, व्हाट इज़ एक्सेलरेशन, व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट, टाइप्स ऑफ मोशन बनी। उसके बाद दूसरा हिस्सा फोर्स, बोले तो न्यूटन के लॉज आ गए। फिर उसके बाद मोमेंटम की बात आ गई, इनर्शिया की बात आ गई, इम्पल्स की बात आ गई। दूसरा हिस्सा हमने बाद में पढ़ा। इसी तरह इस चैप्टर के भी 2 हिस्से हैं, वर्क एंड एनर्जी। चैप्टर का पहला हिस्सा, पहला जो फर्स्ट हाफ है, दैट डिपेंड्स ऑन वर्क। वो उसमें हम वर्क की डिस्कशन करेंगे, वर्क क्या है, वर्क से क्या क्या हो सकता है, वर्क कब होगा, कब नहीं होगा, कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, सब चीज़ें बताऊंगा। और इसका जो दूसरा हिस्सा है एनर्जी का, एनर्जी में हम टाइप्स ऑफ एनर्जीज पढ़ेंगे, एनर्जीज के सोर्सेस पढ़ेंगे, एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। तो इसके भी 2 हिस्से हैं। फर्स्ट 50% इज ऑन वर्क, सेकंड 50% इज ऑन एनर्जी। ले जी, वर्क पे आते हैं, वर्क की कहानी को शुरू करते हैं। इंतहाई सिंपल कॉन्सेप्ट है, 12 दफ़ा आपने पढ़ा हुआ। वर्क क्या होता है जी? बचपन में आपने सिर्फ इतना पढ़ा था कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं और वो बॉडी फासला तय करे, उसे वर्क कहते हैं। मैं आपकी बचपन के कॉन्सेप्ट आपको याद दिला रहा हूँ, जो आगे अभी आपने पढ़ने, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपने जो नए कॉन्सेप्ट डेवलप करने हैं वो बाद में बताएंगे। अगर आपको डाइस नज़र आ रहा है तो मैं आपको बताता हूँ, आपने बचपन में पढ़ा था। सपोज कर लें मैं इस डाइस पे एक फोर्स लगा रहा हूँ, इसे खींचना शुरू कर रहा हूँ। मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ और जितना फासला ये तय करेगा, उसका प्रोडक्ट, उसको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास वर्क की वैल्यू आ जाएगी, वर्क आ जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन दिस वर्क विद लिटिल मोर एडवांस टेक्निक। वर्क जुमले पे गौर कीजिएगा, तवज्जो आपकी मेरी तरफ होनी चाहिए। वर्क सिर्फ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट का नाम नहीं है। वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। जब मैं डॉट प्रोडक्ट की बच्चों बात कर रहा हूं, दैट मीन्स कि व्हेनेवर आई विल राइट W
F dot D. I know that force is a vector quantity, displacement is a vector quantity. जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा जो जवाब में क्वांटिटी आएगी वो वेक्टर नहीं होगी, दैट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी. इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट. और अब आप जानते हैं कि जनाब जब भी डॉट प्रोडक्ट को एक्सपैंड किया जाता है आई ऑलवेज गेट एफ डी कॉज ऑफ थीटा. अब मेरी अगली डिस्कशन जो है वो सारी की सारी इसी रिलेशन के ऊपर है. मैंने इसी रिलेशन के ऊपर अब अपनी बात को शुरू करना है और आज इसी रिलेशन के ऊपर अपनी बात का एहतमाम करना है. मगर इस रिलेशन को डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी बातें और बता दूं कि भाई इस वर्क के यूनिट्स क्या होंगे. पहली चीज़ यूनिट्स आपको पता होने चाहिए. W is force is measured in newtons, displacement is measured in meter, so Newton meter is called as joules. So एक बात तो ये, दूसरी बात बता चुका हूँ कि इसकी नेचर क्या है क्वांटिटी की. इस क्वांटिटी की नेचर है स्केलर. नेचर बोले तो कैसी क्वांटिटी है ये, फैक्टर है या स्केलर है. सो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी. सो ये चंद एक सीधी सी बातें जो आप पहले भी जानते थे. व्हाट इज मेंट बाय वर्क. वर्क अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाई जा रही है और वो बॉडी फासला तय कर रही है तो फोर्स और फासले का डॉट प्रोडक्ट वर्क कहलाएगा. डॉट प्रोडक्ट को जब आप ओपन करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, यू ऑलवेज गेट कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा. अब बच्चे अक्सर पूछा करते हैं कि सर ये कॉस थीटा ही क्यों आता है हमेशा, डॉट प्रोडक्ट में हमेशा कॉस थीटा ही क्यों लगाया जाता है. इस बात को डिस्कस मैंने चैप्टर नंबर 2 में डॉट प्रोडक्ट पढ़ाते हुए भी किया था और इसी बात को अभी फिर डिस्कस करता हूं. व्हाई वी ऑलवेज गेट कॉज ऑफ थीटा. So the question is when we expand W we get f d cos of theta. Why there is cos theta always. लीजिए सपोज करें मैं वही एग्जांपल जो सेकंड चैप्टर में दी थी वही एग्जांपल अब दूंगा. सपोज कर लें कि आपके पास एक ब्लॉक है एंड अ रोप इज टाइड विद दैट ब्लॉक. उस ब्लॉक के साथ एक रस्सी बंधी हुई है जिस रस्सी को सपोज कर लें ये ज़मीन पे ब्लॉक पड़ा है, इससे रस्सी आप अपने कंधे पे रखी हुई है एंड यू आर ड्रैगिंग दैट रोप. आप उस रस्सी को खींच रहे हैं, उस ब्लॉक को उस रस्सी के ज़रिए खींच रहे हैं. सो फोर्स जो लग रही है वो इस रोप के ऊपर लग रही है. दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस रोप. क्या होगा आपके ख्याल में. फोर्स तो किसी खास एंगल पे लग रही है, फोर्स तो एक्स एक्सिस पे नहीं लग रही, ना वाई एक्सिस पे लग रही है. आपके ख्याल में क्या ये ब्लॉक उड़ना शुरू हो जाएगा. नहीं. व्हाट विल हैपन, दिस ब्लॉक विल मूव अलोंग एक्स एक्सिस. ये ब्लॉक एक्स एक्सिस पे अपना फासला तय करना शुरू कर देगा. सवाल यहाँ पे एक अजीब पैदा होता है. सवाल ये पैदा होता है कि फोर्स तो लगा रहे हैं आप किसी खास एंगल पे मगर फासला तय हो रहा है अलोंग एक्स एक्सिस. इसका मतलब ये है कि इस फासले में इस फोर्स में कोई ऐसी चीज़ है जो बॉडी को एक्स एक्सिस पे मूव करवा रही है. अब इसी सवाल की जांच करने के लिए हमने इस फोर्स को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना. फॉर एग्जांपल दिस वाज फोर्स F and I am going to resolve its force, this force into its components. इसके दो कंपोनेंट्स बनाऊंगा. एक कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनाऊंगा. दिस इज एफ वाई. एक कंपोनेंट बनेगा अलोंग एक्स एक्सिस. दिस इज द एक्स कंपोनेंट. अब जरा सोचिए और जवाब दीजिए फोर्स कैसा कौन सा कंपोनेंट है जो उस डब्बे को खींचने का सबब बन रहा है. किस कंपोनेंट की वजह से डब्बा एक्स एक्सिस पे खिंचा चला जा रहा है. क्या वाई कंपोनेंट है. अगर वाई कंपोनेंट होता तो कभी भी ब्लॉक आगे ना जाता बल्कि ब्लॉक ऐसे हवा में उठना शुरू हो जाता. ब्लॉक आगे जा रहा है इसका मतलब है एफ एक्स ही वो फोर्स का कंपोनेंट है जो डब्बे को एक्स एक्सिस पे खींच रहा है. तो अगर मैं वर्क को दोबारा लिखूं, वर्क के फॉर्मूला को, वर्क की डेफिनेशन को दोबारा लिखूं जो बचपन में आपने पढ़ी थी कि वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है. तो भाई डिस्प्लेसमेंट तो आ गया, कौन सी फोर्स, वो फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करवा रही है दैट इज एफ एक्स. तो क्या मैं ये लिख सकता हूं W इज इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू डी. क्या ख्याल है. एंड वी ऑल नो दैट एवरी वन ऑफ अस
नो दैट कि W इज इक्वल टू एफ एक्सेस एफ कॉस थीटा। जिनको नहीं पता उनको चैप्टर नंबर 2 ज़रा दोबारा याद करवा देता हूँ कि एफ एक्स इज कॉल्ड एज एफ कॉस थीटा एंड एफ वाई इज कॉल्ड एज एफ साइन थीटा। सो मेरे पास वर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा, आई विल गेट W इज इक्वल्स टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। लिहाजा मेरे पास वर्क की जो एक्सपैंडेड फॉर्म आएगी वो कॉस थीटा के साथ आएगी। याद रखिए कि जब भी डॉट प्रोडक्ट को एक्सपैंड किया जाता है वो वर्क की शक्ल में हो या किसी और क्वांटिटी की शक्ल में हो, जब भी डॉट प्रोडक्ट को एक्सपैंड किया जाता है हमेशा जवाब कॉस थीटा आता है। यानी कि कॉस थीटा इज कंसिडर्ड टू बी द इफेक्टिव कंपोनेंट, यानी कि डॉट प्रोडक्ट में हमेशा जब भी काम होगा वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस या कॉस कंपोनेंट में होगा। बात समझ रहे हैं बच्चों? तो अभी तक हमने क्या चीज़ समझी, वर्क की डेफिनेशन समझी, इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, पहली बात। दूसरी बात हमने ये समझी कि जब डॉट प्रोडक्ट को ओपन किया जाता है तो हमेशा कॉस थीटा आता है। तीसरी बात ये समझी कि वर्क क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है लिहाजा स्केलर क्वांटिटी होगी। चौथी बात वर्क के यूनिट समझे। पांचवी बात ये समझी कि वाई ऑलवेज कॉस थीटा, हमेशा कॉस थीटा क्यों आता है। ये 5 चीज़ें अभी तक हमने 10 से 15 मिनट के अंदर समझ ली है। अब आगे चलते हैं, क्योंकि ये कॉस थीटा पे भी डिपेंड करता है तो एक बड़ा मशहूर सवाल बड़ा मशहूर क्वेश्चन आया करता है, व्हेन वर्क डन इज गोइंग टू बी जीरो, वर्क इज गोइंग टू बी जीरो। वर्क जीरो कब होगा? याद रखिएगा जीरो वर्क के लिए एक और लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, मैं वो भी लिख देता हूं, मिनिमम वर्क। व्हेन द वैल्यू ऑफ वर्क इज मिनिमम, व्हेन मिनिमम, कब मिनिमम होगी? तो देखिए शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन थर्ड करके साथ ही लेक्चर शुरू करते ही पहला शॉर्ट क्वेश्चन, बल्कि पहला तो नहीं 3-4 करवा दिए, ज़रा बहुत अहम है इसलिए साथ लिख दिया। शॉर्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। वी नो दैट वर्क इज इक्वल्स टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। आप चाहते हैं कि वर्क ज़ीरो हो, तो पहली कंडीशन तो ये होगी कि भाई एफ ही ज़ीरो हो जाए, 4 0 मल्टीप्लाई करें सब ज़ीरो। सो पहली कंडीशन मैंने क्या बताई, एफ ज़ीरो। दूसरी कंडीशन डी ज़ीरो हो जाए। तीसरी कंडीशन अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तब भी वर्क ज़ीरो होगा। कैसे? आप पूछ सकते हैं कैसे। देखिए जब मैं बात करता हूं थीटा की एज 90 डिग्री, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फोर्स लेट से लग रही है अलॉन्ग एक्स एक्सेस और फोर्स लेट से लग रही है अलॉन्ग वाई एक्सेस और फासला तय हो रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सेस। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सेस, दिस इज फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सेस। इन दोनों के दरमियान एंगल है 90 डिग्री। इस केस में अगर आप वो के फॉर्मूला को एक्सपैंड करें, एफ डी कॉज ऑफ 90 डिग्री, डू यू नो व्हाट इज कॉज 90? कॉज 90 इज जीरो, वर्क विल बी जीरो। वर्क विल बी जीरो और वर्क विल बी मिनिमम, वर्क की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। सिमिलरली सवाल आया करता है कि जी वर्क मैक्सिमम कब होगा? व्हेन वर्क इज गोइंग टू बी मैक्सिमम वर्क को मैक्सिमम करने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज जीरो के अलावा कुछ भी हो, जीरो ना हो, और दे बोथ मस्ट बी पैरेलल। पैरेलल से क्या मुराद है? मान लीजिए कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में फासला भी तय हो रहा है। फोर्स लगाई जा रही है एक्स एक्सिस में जिसकी वजह से फासला भी लेट से एक्स एक्सिस में तय हो रहा है। व्हाट यू विल से, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? यू विल से दैट द एंगल बिटवीन देम द थीटा इज 90 डिग्री। ऐसे सिचुएशन में पैरेलल, सॉरी जज्बाती हो गया जरा, द एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। पैरेलल है ना, पैरेलल बोले तो सेम डायरेक्शन है, एक इकट्ठे कैसे, कोई फर्क नहीं इनमें,
एंगल इज 0 डिग्री। अगर अब मैं इनमें वैल्यूज पुट करूं, सो W इज इक्वल्स टू एफ डी कॉज ऑफ 0। तो एफ डी कॉज 0, व्हाट इज कॉज 0? यू नो कॉज 0 इज 1। सो वर्क इज एफ डी बोले तो मैक्सिमम रिजल्ट, मैक्सिमम रिजल्ट आएगा, वर्क की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। पॉइंट समझ रहे हो बच्चों? यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं, चीज़ें क्लियर है? सो मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन करवा दिया, व्हेन वर्क इज गोइंग टू बी 0, एक करवा दिया व्हेन वर्क इज गोइंग टू बी मैक्सिमम 0 और मिनिमम एक ही चीज़ है, जहन में रखिएगा। फिर एक सवाल ऐसे ही बड़ा मज़े का कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को आता है। कंफ्यूज मैं क्यों कह रहा हूँ भी आपको समझ में आ जाएगी, आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, उसी कंफ्यूजन को ख़त्म करना है। एक सवाल आता है व्हेन वर्क डन इज नेगेटिव मैक्सिमम। क्या सवाल है जी? व्हेन वर्क डन इज नेगेटिव मैक्सिमम। अब ये लफ्ज है नेगेटिव मैक्सिमम, याद रखिएगा नेगेटिव मैक्सिमम को मिनिमम से कंफ्यूज नहीं करना। मिनिमम बोले तो 0, व्हेन वर्क डन इज मिनिमम या 0, 0 और मिनिमम एक ही चीज है। कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री है। अब करवा रहा हूं नेगेटिव मैक्सिमम, नेगेटिव मैक्सिमम एक अलग चीज है। नेगेटिव मैक्सिमम कब होगा? सपोज कर लीजिए कि फोर्स लग रही है अलोंग वाई एक्सिस पॉजिटिव, ऊपर की तरफ, जबकि बॉडी फासला तय कर रही है, दिस इज योर बॉडी, बॉडी फासला तय कर रही है नेगेटिव वाई एक्सिस, नीचे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट उससे बिल्कुल ऑपोजिट है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है। ऐसी सिचुएशन में क्या ख्याल है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट? 180 डिग्री। दे बोथ आर एंटी पैरेलल। इसके लिए लफ्ज यूज किया जाता है दे बोथ आर एंटी पैरेलल। अगर तो आप मेरे लेक्चर शुरू से सुन रहे हैं तो आपको एंटी पैरेलल का मैं पहले भी बता चुका हूँ क्या होता है। अब ऐसी सिचुएशन में W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा, जरा वैल्यू पुट कीजिए, एफ डी कॉज ऑफ 180 डिग्री। जब 180 डिग्री को पुट करेंगे एफ डी इंटू -1, यानी W इज इक्वल टू माइनस एफ डी, यानी कि नेगेटिव मैक्सिमम रिजल्ट। So when work done is going to be negative maximum when the theta is 180 डिग्री। राइट बच्चों, पॉइंट समझ में आता है? क्लियर है? एक सवाल और सिर्फ ये पूछा जाता है, सारे शॉर्ट करवाए हैं, लिख लो सारे शॉर्ट लिख लो, सारे शॉर्ट करवाए हैं। एक सवाल और पूछा जाता है सिंपल, when work done is going to be negative। भाई ना तो मैक्सिमम ना तो मिनिमम, ना तो नेगेटिव मैक्सिमम ना 0, सिर्फ क्या पूछ रहा हूं, when work done is going to be negative। सिर्फ नेगेटिव कब होगा, यानी वैल्यू नेगेटिव कब होगी? कब होगी जी? वर्क होता क्या है, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। देखो यार, वर्क की वैल्यू डिपेंड कर रही है किस पे? कॉस पे। अगर तो ये कॉस थीटा नेगेटिव हो जाए किसी तरह, अगर किसी तरह मैं कॉस थीटा को नेगेटिव करने में कामयाब हो जाऊं तो वर्क की वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी। नाउ यू हैव कैलकुलेटर्स, व्हेन कॉस इज नेगेटिव जस्ट डू कॉस 91। क्या लो, कैलकुलेटर पकड़ो हाथ में, कैलकुलेटर नहीं मोबाइल निकालो, कॉस सबके ऊपर है, टेक्नोमेट्रिक रेशियो सबके ऊपर है। व्हाट इज कॉस 91? इट इज सम नेगेटिव वैल्यू। कॉस 92 सम नेगेटिव वैल्यू, कॉस 93 सम नेगेटिव वैल्यू। अब कॉस 89 लो, 90 से निचली वैल्यू है, 89 लो पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि जैसे ही 90 से बड़ी वैल्यू होगी, 91, 92, 93, उसका कॉज हमेशा नेगेटिव आता है। और अगर एंगल 91 से बड़ा हो जाए, वर्क डन विल ऑलवेज बी नेगेटिव। सो देखो भाई इधर, इफ थीटा बिकम्स ग्रेटर देन 90 डिग्री, कुछ भी 91, 92, 93, 94 कुछ भी होगा, वर्क विल बिकम एफ डी इनटू माइनस नेगेटिव साइन, यानी वर्क डन विल बिकम नेगेटिव। राइट? पॉइंट समझते हो? क्लियर होती है बात? गॉट दिस पॉइंट बच्चों? वर्क डन विल बिकम नेगेटिव एंड थीटा इज समथिंग ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके,
इससे आगे चलिए ज़रा थोड़ी सी बात और आज के दिन में कर लेते हैं। वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, राइट। वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ग्राफ के बारे में बता दूं। यस, आई नीड टू डिस्कस द ग्राफ। मुझे ज़रा ग्राफ थोड़ा सा डिस्कस करना है, यहाँ पे कर लेते हैं। अब आज के दिन मैं ग्राफ डिस्कस करूँगा, बस उसकी कहानी खत्म। जो वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स है उसको फिर कभी सही। लेट्स टॉक अबाउट ग्राफ। ग्राफ के ऊपर बात करनी है। लेट्स से हम बात करें कि इसकी वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। समझाता हूं ये नई चीज क्या लिख दी मैंने, वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। समझो कि आपकी अम्मी ने आपसे कहा कि बच्चों अपनी किताबें सारी कार्टन के अंदर डालो, अपना कमरा शिफ्ट करो। अब आप सारी किताबें अपनी जितनी भी आपकी इधर उधर की किताबें हैं, कोर्स की किताबें हैं, 9वीं 10वीं की किताबें आपने कार्टन में डाली और आप कार्टन को घसीट के ड्रैग करके दूसरे कमरे में लेके जा रहे हैं अपना कमरा शिफ्ट करने के लिए। अब आप ऐसी सूरत में क्या करेंगे, कार्टन में किताबें डालनी है और उसे ड्रैग करना शुरू है, धक्का लगाना शुरू है। अब सारे रास्ते में आप कार्टन पे एक ही कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं और कार्टन फासला तय करता जा रहा है। ऐसे सिचुएशन में जो काम आपने किया दैट इज कॉल्ड एज वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। यानी इस सारे का सारे सफर में फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अगर आप यहाँ पे देखें, गौर करें तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा। इट्स ग्राफ वुड बी समथिंग लाइक दिस। अगर मैं y एक्सिस पे फोर्स की वैल्यू ले लूँ और x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ले लूँ, यू नो हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ। आप इस काबिल हो गए हैं। मैंने आपको ग्राफ के ऊपर बात थोड़ी सी 3rd चैप्टर में भी की थी। तो उसके ग्राफ कुछ इस किस्म का आएगा। द ग्राफ वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ क्या जाहिर कर रहा है कि भाई फासला तय होता चला जा रहा है, मगर हर फासले की बारी फोर्स की वैल्यू एक ही है, फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट की है। याद रखिएगा इस ग्राफ को कहा जाता है एफ डी ग्राफ। याद रखिएगा इस ग्राफ का अगर आप एरिया कैलकुलेट करें, द एरिया व्हाट वुड बी द एरिया कैसे आएगा। You know that area is equals to length multiply by width। नीचे लिख देता हूँ बाकी। एरिया इसकी लेंथ है डिस्प्लेसमेंट के इक्वल, विड्थ है इसकी फोर्स के इक्वल। सो इट बिकम्स एफ डी विच इज इक्वल्स टू वर्क। याद रखिएगा एफ डी ग्राफ का एरिया जो है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमेशा वर्क बताता है। अगर आप इसका एरिया कैलकुलेट करें, द एरिया की वैल्यू जो होगी इट विल बी द वैल्यू ऑफ वर्क। अब ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बताते खुद। सो अनदर शॉर्ट क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। एक और शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ा दिया। शॉर्ट क्वेश्चन ये प्रूव दैट, साबित करें कि द एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज वर्क। कैसे करेंगे, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, लिखेंगे एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो भाई एरिया लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट विड्थ है, फोर्स मल्टीप्लाई किया जो कि वर्क के इक्वल आता है। तो आपका ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी मुकम्मल हो गया। आगे चलते हैं। नाउ यू हैव गॉट, आपको इंफॉर्मेशन क्या मिल गई कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया क्या आएगा, इट्स एरिया विल बिकम वर्क। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। यहाँ तक आज की बात मेरे ख्याल में काफ़ी है। एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन और करवा देता हूँ क्योंकि आई हैव 5 मिनट्स, बजाय कि मैं ये टाइम ज़ाया होने दूँ तो एक शॉर्ट क्वेश्चन और डिस्कस होने देते हैं आज। कल के आपके लेक्चर में काफ़ी टाइम ले लिया था ऊपर, तो आज बस एक शॉर्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद वाइंड अप करेंगे। जैसे वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स होता है, उसी तरह वर्क डन बाय, जैसे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स जो भी मैंने करवाया वो होता है, वैसे ही वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स भी होता है। Now what is meant by work done by the variable force? यानी काम तो किया जा रहा है मगर फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि लेट्स से आप अपने घर से निकले कॉलेज जाने के लिए, अपनी बाइक पे अपनी गाड़ी पे बैठे। अब सारे सफ़र में आपकी बाइक या आपकी गाड़ी का इंजन एक फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है आपकी गाड़ी या आपकी बाइक को चलाने के लिए, लेकिन सारे के सारे सफ़र में, सारे के सारे रास्ते में
ट्रैफिक एक जैसी नहीं है, सारे के सारे रास्ते की कंडीशंस एक जैसी नहीं है। कहीं पे आप एक्सेलरेटर देंगे, बाइक या गाड़ी को भगाने की कोशिश करेंगे, फोर्स बढ़ जाएगी, और कहीं पे ब्रेक्स लगानी पड़ेगी, गाड़ी या बाइक को स्लो डाउन करना पड़ेगा, इन दैट सिचुएशन फोर्स कम होगी। सो आपकी गाड़ी या जो बाइक का इंजन काम कर रहा है, दैट इज द वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। एक बात एग्जांपल्स इसकी बड़ी पूछी जाती है पेपर में, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। सो पहली एग्जांपल, फॉर एग्जांपल वर्क डन बाय कार, एक एग्जांपल का केयर नहीं भाई, कार, वर्क डन बाय द कार, एक एग्जांपल। लेट्स टॉक अबाउट सेकंड एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल कुछ ऐसी है, सपोज कर लीजिए कि आप एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हैं, एक रबर बैंड को स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप जानते हैं कि अगर आप थोड़ा स्ट्रेच करेंगे आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी, अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेच करके बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करना है, ज़्यादा खींचना है, आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। इन दिस सिचुएशन जितना ज़्यादा खींचते जाएंगे उतनी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, उसको खींचने में भी आपको ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड है, ज़्यादा वर्क रिक्वायर्ड, वेरिएबल फोर्स रिक्वायर्ड है। सो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि उस रबर बैंड को खींचना, इन स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड, इन स्ट्रेचिंग अ स्ट्रिंग, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल फोर्स। सो एक बात हो गई। दूसरी बात, सेकेंड थिंग इज वर्क डन बाय stretching a spring, थर्ड एग्जाम्पल इज एक और बड़ी मशहूर एग्जाम्पल जिसका जिक्र आपकी किताब में किया हुआ, द एग्जाम्पल इज व्हेन द रॉकेट एस्केप्स द अर्थ। जब अर्थ के एटमोसफेयर से रॉकेट बाहर निकलता है तब क्या होता है? देखिए, When the rocket, ये अर्थ की सरफेस है, when the rocket is near the earth surface, अर्थ की ग्रेविटी उस रॉकेट में बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये अर्थ के करीब करीब है। उस रॉकेट को अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ज़्यादा जान लगानी पड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे ही वो रॉकेट अर्थ की ग्रेविटी से दूर जाता जाएगा, अर्थ की सरफेस से दूर जाता जाएगा, अर्थ की ग्रेविटी, अर्थ की पकड़ उस पर कमज़ोर होती जाएगी। अब वो आसानी के साथ कम फोर्स से भी बाहर निकल सकता है। यानी जैसे जैसे ऊपर जाता जा रहा है उसकी फोर्स कम होती चली जा रही है। सो इट इज वंस अगेन अ वेरिएबल फोर्स। सो द रॉकेट प्रोपल्शन थ्रू स्पेस, और रॉकेट प्रोपल्शन through space is another example of work done by the variable force। क्या ख्याल है बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आती है? थोड़ी सी बात और कर लेते हैं इससे आगे भी। रॉकेट प्रपल्शन थ्रू स्पेस, मेरे पास टाइम आज काफ़ी निकला है। मैंने सोचा था कि इतना ही करवाऊंगा, लेकिन क्योंकि टाइम, आई हैव मोर टाइम, मुझे सारा मिल गया, मेरे पास टाइम ज़रा है भी, 10 मिनट है। सो लेट्स टॉक लिटिल बिट फर्दर, थोड़ी सी बात ज़रा और कर लेते हैं। How to calculate the work done by the variable force? इस वर्क को जो कि वेरिएबल फोर्स से किया जा रहा है, इसे कैसे कैलकुलेट करें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने वहाँ पे आपको वर्क कांस्टेंट फोर्स से वर्क कैलकुलेट करना सिखाया कि सिंपल फोर्स को पकड़ो, डिस्प्लेसमेंट को पकड़ो, मल्टीप्लाई करो, कॉस थीटा लगाओ, वैल्यू आ गई। या अगर आपके पास ग्राफ है तो ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर लो, वैल्यू आ गई। अब इस केस में वेरिएबल फोर्स तो कांस्टेंट ही नहीं है। अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो देखें कि हाउ इट्स ग्राफ इज ड्रॉन। इसका ग्राफ किस किस्म का होगा? इन दिस केस अगर आप वेरिएबल फोर्स का ग्राफ ड्रॉ करें, नाउ यू आर गोइंग टू टेक द फोर्स अलोंग वाई एक्सिस एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, द ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। ये इस किस्म की लाइन आएगी। इट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म लाइन। ये लाइन ये जाहिर कर रही है कि फासला तो तय होता चला जा रहा है मगर फोर्स की वैल्यू इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। फोर्स बढ़ी, फिर कम हुई, फिर बढ़ी। द फोर्स इज़ नॉट कॉन्स्टेंट हियर। लेकिन एक बात इसमें सेम है, एक बात इसमें कांस्टेंट है। वो बात ये है
कि चाहे ये वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स का ग्राफ है, इसके बावजूद इसका एरिया इट विल गिव यू वर्क। याद रखिएगा। नाउ अब सवाल ये पैदा होता है कि मुझे इसका वर्क कैलकुलेट करना है, मैं कैसे करूं? इसके दो तरीके। पहला तरीका तो ये है कि आप इस ग्राफ को छोटे छोटे सेक्शंस में, छोटे छोटे पोर्शंस में कैलकुलेट कर, छोटे छोटे पोर्शंस में ब्रेक करें। सो आई एम गोइंग टू टेल यू द मेथड 1 टू कैलकुलेट द वर्क। अब वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, इट इज अगेन अ लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप पहले करेंगे क्या? वर्क डन बाय द, अगर ये लॉन्ग में आ जाए क्या करेंगे आप? वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स की पहले एग्जांपल्स देंगे, 3-4 जो मैंने आपको दी, वो एग्जांपल्स देने के बाद आप क्या करेंगे? आप बताएंगे इसका ग्राफ कैसा होता है। ग्राफ बताने के बाद यू विल गिव द हेडिंग ऑफ मेथड 1। मेथड 1 कौन सा मेथड है जी? ब्रैकेट में मैं बता देता हूँ मेथड 1 कौन सा है जी? इट इज़ द ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफिकल, ग्राफ के जरिए आप वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स कैलकुलेट करेंगे। करना के बाद आज ग्राफिकल मेथड ही करवा देता हूँ। करना क्या है जी? बताया सबसे पहले आप इस पूरे के पूरे ग्राफ को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे, इन अ वेरी स्मॉल सेगमेंट, इससे भी छोटा, इनफाइनाइट स्मॉल सेगमेंट्स, इतने छोटे सेगमेंट्स के हर सेगमेंट सपोज करें कि एक रेक्टेंगल की शक्ल जाहिर कर रहा हो, इतना छोटा सेगमेंट। जब हर सेगमेंट एक रेक्टेंगुलर की शेप जाहिर करेगा, आप हर सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करेंगे, विच विल गिव यू वर्क। आप हर सेगमेंट के लिए एरिया कैलकुलेट करें, इसका एरिया कैलकुलेट किया, फिर इसका एरिया कैलकुलेट किया, फिर उससे अगले सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट किया। यू विल कैलकुलेट द एरिया ऑफ ईच स्मॉल सेगमेंट। आफ्टर दैट यू विल ऐड ऑल द एरियाज। आप तमाम के तमाम एरियाज को ऐड करेंगे और इन दी एंड आपके पास टोटल डायग्राम का, टोटल फिगर का एरिया आ जाएगा। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द टोटल वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। ये पहला मेथड था। मेथड नंबर 2 क्या है? अब मेथड नंबर 2 क्या है जी? अब जरा मैं फॉर्म में आ गया हूँ, मैं कहता मिनट फिर ऊपर ले जाऊंगा शायद आज, तो अब आपने गौर से सुना। मेथड नंबर 2 क्या है? मेथड नंबर 2 कुछ ऐसा है कि यू विल ब्रेक दिस ग्राफ। ये जो ग्राफ आपके पास आया है समथिंग लाइक दिस, इस ग्राफ को तोड़ना शुरू करेंगे छोटे छोटे हिस्सों में। पहले भी आपने छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड किया था, मगर इस बार कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मेथड 2 इज, मेथड 2 का नाम, पहला ग्राफिकल मेथड था, मेथड 2 का नाम है कैलकुलेशन। इसमें आपने कैलकुलेशन के जरिए सॉल्व करना है। अब हर छोटे पॉइंट आपने हर सारे ग्राफ को छोटे छोटे सेगमेंट्स में तोड़ दिया। हर छोटे सेगमेंट्स में एक सेगमेंट का नाम, लेट्स से इस वक्त जो फासला है, फासला किधर गया? लेट्स से जो फासला है दैट इज D1, फोर्स लग रही है F1, थीटा है θ1। सेकेंड पॉइंट के ऊपर फासला D2, फोर्स F2, एंगल θ2। थर्ड पॉइंट पे सिमिलरली फासला D3, फोर्स F3, θ3। करते करते जब आप लास्ट पॉइंट तक पहुंचे, फासला DN, फोर्स FN, θN। अब आप हर पॉइंट के लिए वर्क की वैल्यू सेपरेटली कैलकुलेट करें। मिसाल के तौर पे पहले पॉइंट के लिए वर्क की वैल्यू होगी W1 दैट इज इक्वल टू F1 D1 cos ऑफ θ1। सिमिलरली दूसरे के लिए इट विल बिकम F2 D2 cos of theta. Similarly for third it will become F3 D3 cos of θ3 and for the last one और आखिरी में WN के लिए ये बन जाएगा FN DN cos of θN। जब आप सारे के सारे के लिए टोटल वर्क कैलकुलेट करेंगे, what you will do W1 plus W2 plus W3 up to WN। अगर आप सबको ऐड करें टोटल वर्क के लिए तो आपके पास कहानी बनेगी F1 D1 cos θ1 प्लस F2 D2 cos θ2 प्लस अप टू FN DN cos of
थीटा एन। ऐसे ही है बच्चों, क्या ख्याल है? जब आप सबको ऐड करेंगे तो आपके पास ऐड करने का एक और तरीका भी मौजूद है, जिसे आप समेशन फार्मूला कहते हैं। समेशन फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे आप। समेशन फार्मूला कहता है कि कहाँ से बात शुरू हो रही है, एफ आई डी आई कॉस थीटा आई, आई इनिशियल वैल्यू 1 है, एन तक जा रही है, यानी कि इस तरह से भी आप वो की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो छोटे छोटे सेगमेंट्स आपने बनाए हैं, ये सेगमेंट्स इस कदर स्मॉल होने चाहिए कि इनके दरमियान गैप ज़ीरो के बहुत करीब हो, यानी बहुत छोटे छोटे सेगमेंट्स, यानी कि ये पूरे का पूरा सफ़र एन सेगमेंट्स का मतलब है ऑलमोस्ट इनफाइनाइट सेगमेंट्स में 10 लाख 15 लाख छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे और हर एक के लिए वो 10-15 लाख के लिए वर्क की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर सबको ऐड करेंगे। अब आप शायद ये बात सुन के हैरान हो गए कि सर 10-15 लाख सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे, 10-15 लाख बार वर्क की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो हमें तो एक सवाल करने के लिए कोई 4 साल का वक्त चाहिए। ऐसा आप नहीं करेंगे, ये सारे काम कंप्यूटर करता है। वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स कैलकुलेट करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हैं जिनके अंदर आप ये काम, ये कैलकुलेशंस करते हैं। बड़ा मशहूर सॉफ्टवेयर, इस प्रोसेस को कंप्यूटर में, जो कि एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ अपनी इखलाक के तौर पे, कंप्यूटर में जिस सॉफ्टवेयर के तहत ये काम किया जाता है उसे FEM कहते हैं। फेम बोले तो फाइनाइट एलिमेंट मॉडलिंग, जिसमें आपने छोटे छोटे सेगमेंट्स में ब्रेक करके सॉल्व करने वाला काम होता है, वो कंप्यूटर के थ्रू करते हैं। कंप्यूटर में जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू किए जाते हैं दैट इज कॉल्ड एज FEM फाइनाइट एलिमेंट मॉडलिंग। और एक और बड़ा मशहूर सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू ये काम किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज, ये सॉफ्टवेयर भी यही काम करता है, दैट इज कॉल्ड एज अबैकस। ये वो वाला अबैकस नहीं जो आप छोटे होते पढ़ते थे, सॉफ्टवेयर का नाम ये क्यू से अबैकस, ये सॉफ्टवेयर ये काम किया करता है। सो लीजिए आपका शॉर्ट ये लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। यहाँ पे मुझे इजाज़त दीजिए। अपना अपने घर वालों का रखना है क्या ख्याल, और अपना वक्त ज़ाया बिल्कुल नहीं करना, फिज़िक्स को टाइम देना है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।